जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की 100 डेज की रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज यूपी पीसीएस के ये जो टेस्ट साथी ने लॉन्च किया था 100 डेज का क्विक रिवीजन सीरीज, आज उसका 25वां दिन है। आज प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। आज यानी 25वें दिन हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे मध्यकालीन इतिहास को लेकर के। मध्यकालीन इतिहास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अब महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। खासकर यूपी पीसीएस की दृष्टि से देखें तो इसमें बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी उसे समेट लिया जाए। तो कुल 5-6 क्लास होगी उसके लिए। उसके बाद पुनः राकेश सर आपके समक्ष विश्व का भूगोल लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उसके बाद हम फिर आपके पास आधुनिक भारत को लेकर के उपस्थित होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, हम अपने सेशन को अंतिम रूप देंगे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा था कि मौर्य काल के बाद मौर्य साम्राज्य जब बिखर गया था तो उसके बाद देश में कई छोटे छोटे राज्य उदित हुए थे, और इस छोटे छोटे राज्यों को मिला करके फिर से एक संपूर्ण भारत पर जो एक छत्र राज्य कायम किया था, वो गुप्त काल के शासकों ने, खासकर समुद्रगुप्त के काल में ऐसा एकीकरण देखने को मिला था। हम अब गुप्तोत्तर काल में है, यानी गुप्त के पतन के बाद का जो काल है, हम उस काल में हैं। और यहाँ पर फिर से एक बार गुप्त साम्राज्य विखंडित हो जाता है, और विखंडित होने के बाद देश में अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राज्य स्थापित हो जाते हैं। हमने गुप्तों के पतन के जो कारण देखे थे, उसमें सबसे बड़ा कारण देखा था कि गुप्त शासकों ने अपने जो उसके शासक जो मंत्री वगैरह थे, उसे उसने बहुत संख्या में भूमि दान दी थी। और भूमि दान जो दी जाती थी, ये अक्सर हस्तक्षेप मुक्त होती थी। यहाँ पर शासकों का कोई रोल नहीं होता था। तो ये कहीं ना कहीं सभी शासक अपने केंद्र से मुक्त रहते थे, स्वतंत्र रहते थे, केवल टैक्स देते थे। लेकिन जब भी इसे मौका मिलता, केंद्र में जैसे ही कोई कमजोर शक्ति दिखाई देती, तो ये सभी स्वतंत्र हो जाते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। गुप्तों के पतन के बाद देश में बहुत सारे साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य जो हैं, वो उदित हो गए थे। इसमें जो छोटे छोटे साम्राज्य स्थापित हुए थे, इसमें हर्षवर्धन का जो वर्धन वंश है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। गुप्तोत्तर काल को जो सबसे महत्वपूर्ण जो राज है, वंश है, वो यही है, हर्षवर्धन का वर्धन साम्राज्य। हम लोग आज की क्लास में सबसे ज्यादा इसी को फोकस करेंगे, करीब 90-95%। ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद मौखरी राजवंश है, ये सब बहुत ज्यादा एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। इसमें हम खाली केवल ये देखेंगे कि इस वंश की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यानी कि इस लोगों ने किस क्षेत्र पर शासन किया था, इसकी राजधानी कहाँ थी, इस वंश के संस्थापक कौन थे, और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे। बीच में देखेंगे यदि कोई महत्वपूर्ण शासक है उनके मौखरी राजवंश की, तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो है आज की जो सेशन है, हम गुप्तोत्तर काल में देखेंगे कि हर्षवर्धन के इस वंश में और कौन कौन से प्रमुख राजा थे, हर्षवर्धन की उपलब्धियां क्या थी, उनके प्रशासन क्या व्यवस्था जो थी, प्रशासन की व्यवस्था उसने किस प्रकार की अपनाई थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनके काल में समाज की स्थिति क्या थी, उनकी धार्मिक सांस्कृतिक नीति क्या थी, कला विज्ञान के क्षेत्र में यदि कोई उनका योगदान था तो वो हम देखेंगे। ये चीज हम देखेंगे। इसके बाद फिर हम अपने विषय प्रवेश की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार बता दूं कि यूपीपीसीएस के लिए जो टेस्ट साथी ने जो लॉन्च किया था, उसका जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था, 35 टेस्ट हैं उसमें। इसे आपको यूपीपीसीएस की जो टेस्ट साथी की जो ऐप है, मोबाइल ऐप, आप वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से मोबाइल टेस्ट साथी की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है। इसे टेस्ट साथी की संपूर्ण टीम द्वारा बनाई गई है, विशेषज्ञों की टीम द्वारा बनाई गई है। आप उस पर भरोसा रख सकते हैं और आप उसे खरीद सकते हैं। इस 35 टेस्ट में से कुल 14 टेस्ट हैं जो उसके सेक्शनल टेस्ट हैं, यानी कि प्रत्येक विषयों का संपूर्ण कवरेज दिया गया है। इसकी व्याख्या बहुत ही सटीक की गई है। व्याख्या के आधार पर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। ये पूर्ण रूप से मुफ्त है, वहां पर आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप ऐप पर जो है
उसकी यूपीपीसीएस के साथ साथ सही यूपीएससी के साथ साथ और जितने भी स्टेट हैं वहाँ के उसके जो स्टेट पीसीएस हैं उसके सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो भी वहाँ से आप मिल जाएगी आपको मुफ्त में। इन चीज़ों के अलावा पीवाईक्यू डिस्कशन जो है यूपीपीसीएस का, ये भी वीडियो लेक्चर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो आप मोबाइल ज़्यादा जानकारी के लिए आप उसे मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने सेशन की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि गुप्तोत्तर काल के जो कुछ स्रोत हैं वो चीज़ हम देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत के विभिन्न भागों में कई सारे राजवंशों का उदय हुआ था। इसमें थानेसर के जो पुष्यभूति वंश है, इसे ही वर्धन वंश भी कहा जाता है। कनौज के मौखरी वंश और वल्लभी यानी गुजरात के क्षेत्र में मैत्रक वंश है। तो उत्तर भारत में ये कुल 3 वंश था जो इम्पोर्टेंट था। इनके अलावा दक्षिण में जो है दक्कन के क्षेत्र में यहाँ पर चालुक्य और पल्लव का भी शासन था। इसमें से कुछ हम मध्यकाल में भी पढ़ेंगे। ये सब अभी से चालुक्य वंश और पल्लव वंश जो है अभी से रिलैक्स होकर के आगे भी चलता रहता है मध्यकालीन भारत तक, तो हम उसमें पढ़ लेंगे चालुक्य और पल्लव को। तो ये चीजें थी कि उत्तर भारत में ये 3 राजवंश हैं और प्रायद्वीपीय भारत में ये चालुक्य और पल्लव वंश स्थापित हो जाते हैं। ये गुप्तों के अवशेष पर स्थापित होते हैं। हमारा इस जो आज का चैप्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो ये पुष्यभूति वंश है। आज के क्लास का जो 90-95% भाग है हमारा वो इसी पर आधारित होगा। इसमें पुष्यभूति वंश जो है इस काल में सबसे शक्तिशाली वंश था, जिसे वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इन्होंने पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पंजाब, उड़ीसा, हिमालय से लेकर के नर्मदा घाटी तक के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया था। और ये जो पुष्यभूति की राजधानी थी ये थानेसर के आसपास में स्थित थे। इस काल के जो जानकारी के स्रोत हैं वो हर्षचरित हैं। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। इस हर्षचरित में इस काल की जो वर्धन वंश की ऐतिहासिक की जो है जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। दूसरे जो है ये कादम्बरी है, ये इतिहास के इस काल के जो इतिहास है इसके जानकारी के दूसरे स्रोत हैं। इसके लेखक भी बाणभट्ट ही है। इसमें हर्षकालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन का विवरण मिलता है यहाँ से। इन दोनों के ग्रंथों के अलावा हर्षवर्धन स्वयं भी एक नाटककार और एक साहित्यकार थे। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये तीनों नाटक है और इसमें उस काल की जो सामाजिक स्थिति है, राजनीतिक धार्मिक स्थिति है, उसका विवरण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो इस काल के जो इतिहास है इसकी झलक यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा हुएनसांग जो है इसके दरबार में आया था, चीनी यात्री था। इन्होंने अपने यात्रा विवरण शियुकी के नाम से लिखा है। इसमें भी इस काल की जो जानकारी है हर्षवर्धन के काल की आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये काओसेंग चुआन, इसे चाओजो पूजा भी कहा जाता है, ये इसकी रचना है, इत्सिंग की रचना है। इसमें भी आप ये हुएनसांग के जाने के बाद इत्सिंग भारत आया था और इसने अपनी यात्रा विवरण इस ग्रंथ में लिखी है, काओसेंग चुआन। ये तो हो गई साहित्यिक स्रोत। इन साहित्यिक स्रोतों के अलावा कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। इसमें बांसखेड़ा का अभिलेख है, मधुबन ताम्रपत्र है और ऐहोल अभिलेख है। ये सभी जो है इस काल की जानकारी देते हैं, हर्षचरित की जानकारी देते हैं। ये दोनों तो सीधे जो है ये हर्षवर्धन के वंश से संबंधित है, इसकी जानकारी देती है। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय है इसका ऐहोल अभिलेख, इसमें भी इस काल की जानकारी दी गई है। इस काल की कुछ मुहरें भी प्राप्त हुई है, जैसे कि नालंदा से मिट्टी की मुहरें प्राप्त हुई है और सोनीपत हरियाणा के क्षेत्र से तांबे की कुछ मुहरें प्राप्त हुई है जिसमें हर्ष का नाम लिखा हुआ है, हर्षवर्धन नाम उल्लेखित किया गया है। तो ये इस काल की जो जानकारी के पुरातात्विक स्रोत हैं। हम इस काल की राजनीतिक इतिहास की बात करें, हर्षवर्धन के काल की राजनीतिक इतिहास की बात करें तो इस वंश का जो संस्थापक था और पहला शासक नरसिंह वर्धन कहा जाता है इसको, इस वंश का संस्थापक था। इसका जो उत्तराधिकारी था नरसिंह वर्धन का, ये दूसरा शासक था प्रभाकर वर्धन। इन्होंने 583 ईस्वी से 604 ईस्वी तक शासन किया था। वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का जो वास्तविक संस्थापक था वो इसे ही कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य मालव, उत्तर पश्चिम पंजाब के जो हूण के पूर्वज थे
इस पर गुर्जरों के साथ युद्ध करके काफी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। ये उपाधि गुप्त शासकों से मिलते जुलते हैं, इनके शासक उपाधियां। ठीक है, गुप्त शासकों ने भी इसी तरह की उपाधि जो है, आडंबरपूर्ण जो उपाधि कहते हैं, ये इन्होंने धारण किया था। बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र में प्रभाकर वर्धन के लिए अनेक प्रकार की उपाधि अलंकरण युक्त जो उपाधि है उसका प्रयोग किया है। जैसे कि इसे हुन हरि केसरी कहा गया है, सिंधु राजराजेश्वर भी कहा गया है, गुर्जर प्रजागर और सुगंधी राज भी कहा गया है। ये सभी चीज किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? प्रभाकर वर्धन के लिए। ठीक है, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह किससे के साथ किया था? कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन के साथ इसने शादी किया था उसका। प्रभाकर वर्धन के अंतिम दिनों में इस समाज पर जो है, इस वंश पर हून का आक्रमण हुआ था। ठीक है, इस वंश का जो तीसरा शासक था वो था राज्यवर्धन, और ये प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी और उसका पुत्र था। ये इस वंश का पहला शासक था जिन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर में स्थापित किया था। कहां पर स्थापित किया था? थानेश्वर। इसके बाद इस वंश की राजधानी कनौज में स्थापित हो जाती है। इस वंश के शासकों में ये पहला ऐसा शासक था जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जितनी उपाधियां हैं ये सभी गुप्त शासकों से ली गई है। तो इनकी जो व्यवस्था थी कहीं ना कहीं गुप्तों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। ये गुप्त के उत्तराधिकारी थे और उन्हीं क्षेत्रों पर शासन किया था जहां पर गुप्त पहले शासन करते थे। गुप्तों के विघटन के बाद इन्हें अपनी शासन स्थापित की और उसकी सभी सारी व्यवस्था को ज्यों के त्यों अपना लिया था। इसलिए इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिल रही है। इसी के समय मालवा शासक देवगुप्त, मालवा का शासक देवगुप्त और बंगाल के जो गौड़ वंश के शासक थे शशांक, इन दोनों ने मिलकर कन्नौज के मौखरी वंश के जो शासक थे गृहवर्मन, इसकी हत्या कर दी थी। गृहवर्मन कौन था? ये राज्यवर्धन के बहनोई थे। इसकी हत्या कर दी थी और इसकी जो बहन थी राजश्री, इसे बंदी बना करके अपने राज्य ले गई थी, अपने राज्य ले गया था। इसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर आक्रमण किया, मालवा पर, और देवगुप्त को हराया। इसने हराया भी, राज्यवर्धन ने उसे हरा भी लिया था। लेकिन गौड़ वंश के जो शासक थे शशांक, इसने धोखे से क्या कर दिया? राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो इसका बदला पूरा नहीं हुआ। यानी कि ये राज्यवर्धन ने मालवा के जो शासक थे इसकी, देवगुप्त की तो हत्या कर दी, लेकिन इसकी बहन अभी भी जो है ये शशांक के पास ही थी। कुछ दिनों बाद ये राजश्री यहाँ से जो है शशांक के जो है जेल से यहाँ से भाग के विंध्य पर्वत के क्षेत्र के आसपास आके छुप गई थी। विंध्य पर्वत के आसपास आके छुप गई थी। कुछ दिनों तक ऐसे ही छुपी रही और फिर बाद में वो सती होने लगी थी। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी हर्षवर्धन को प्राप्त हुआ, ये सेना लेकर तुरंत वहां पर पहुंच गया था और इसको सती होने से बचा लिया था। तो अपनी सिस्टर को यहाँ पर इसने बचा लिया, हर्षवर्धन ने राजश्री को, और आजीवन उसे एक उचित सम्मान देकर अपने साम्राज्य में रखा था। अब इसका जो राज्यवर्धन का जो उत्तराधिकारी होता है वो हर्षवर्धन होता है, और इसके जो बदला लेने की जो भावना थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई थी। वो इसे किसे पूरा करता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसका उत्तराधिकारी था राज्यवर्धन का। इन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था। इसका जो वास्तविक नाम था वो शीलादित्य था। हर्षवर्धन महायान बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था। इन्होंने 641 ईस्वी में अपना एक दूत चीन भेजा था, और चीन से 2 दूत इसके दरबार में भेजे गए थे। 643 ईस्वी में और 646 ईस्वी में 2 चीनी दूत इसके दरबार में भेजे गए थे। इसके काल में जो विदेशी जो चीनी यात्री आया था उसने लिखा है कि इसके काल में जो 646 ईस्वी में कन्नौज में और प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक कन्नौज में और एक प्रयाग में 2 धार्मिक महाधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और वहां के शासक से बुद्ध के दांत के जो अवशेष थे उसे उठाकर लाया था, और उसे बाद में एक स्तूप के नीचे रख के उसके ऊपर स्तूप का निर्माण करवाया था। ये शासक हर्षवर्धन ही थे। ये बुद्ध के उपासक तो थे ही थे, साथ ही ये भगवान शिव के भी उपासक थे। भगवान शिव के भी बहुत बड़े भक्त थे।
ये इस चीज का प्रमाण यहाँ से मिलता है कि कहा जाता है कि हर्षवर्धन जब भी किसी सैन्य अभियान पर निकलता था तो इससे पहले रुद्र शिव की वो आराधना करता था। हर्षवर्धन शासक के साथ साथ एक साहित्यकार भी था, क्योंकि इसने 3 नाटक की रचना की थी। इसमें से एक प्रियदर्शिका थी, दूसरा रत्नावली और तीसरा जो था ये नागानंद था। इन तीनों ग्रंथों यानी कि नाटक की रचना किसने की थी? हर्षवर्धन ने खुद किया था। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो बाणभट्ट था। ये बहुत बड़े साहित्यकार भी थे। इन्होंने भी हर्षचरित यानी कि हर्ष की जीवनी लिखी थी, कादम्बरी नामक ग्रंथ लिखा था और सुकना सुपदेश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो हर्षवर्धन ने स्वयं 3 ग्रंथ की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और उसके जो दरबारी कवि थे बाणभट्ट, उसने भी 3 ग्रंथ की रचना की थी। वो था हर्षचरित, कादम्बरी और सुकना सुपदेश। ठीक। हर्षवर्धन, अब देखिए यहाँ जो राज्यवर्धन का जो बदला था, राज्यवर्धन की जो सिस्टर जो बहनोई थे उसको देवगुप्त, ये मालवा के शासक थे, और ये जो है उसके मित्र शासक थे बंगाल के शशांक। इन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी, उसकी बहनोई की, गृहवर्मन की। तो राज्यवर्धन ने इसे देवगुप्त को मार के बदला तो ले लिया। अब अभी भी शशांक बचा हुआ था और इसने अभी भी इसकी सिस्टर को कैद करके रखा हुआ था। इसकी सिस्टर तो यहाँ से भाग निकली जिसे हर्षवर्धन ने बचा लिया था, लेकिन शशांक अभी भी बचा हुआ था। ये शशांक अब जो है हर्षवर्धन इसे क्या करता है, इस पर चढ़ाई करता है और हर्षवर्धन जो है शशांक को पराजित कर देता है। पराजित करने के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ये कन्नौज जो है इसके सिस्टर की ससुराल हुआ करता था, यहीं पर उसका राज्य था, मौखरी वंश का। तो उस पर ये फिर से अधिकार कर लेता है और अपनी सिस्टर को सौंप देता है ये, ताकि इसके अलावा इसने, हमने बता चुका हूं अभी कि बहन को सती होने से भी इसने बचा लिया था। शशांक का नाम इससे पहले भी आपने सुना होगा। ये गौर शासक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत सताया था और इसका इतिहास में एक और नाम याद आता है इसलिए कि इन्होंने जो बोधि वृक्ष था इसको इसने कटवा दिया था, क्योंकि ये गौड़ वंश का था और भगवान शिव का उपासक था और ये कट्टर शिव उपासक था। कट्टर होने के कारण ये शिव के अलावे जितने भी धर्म दिखाई देता था उस सभी को नष्ट करने की कोशिश करता था। तो ये इसके लिए भी चर्चा में रहा था। हर्ष ने लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। हर्ष के साम्राज्य का जो विस्तार है वो उत्तर में थानेसर, ये वर्तमान में पूर्वी पंजाब में पड़ता है, तो थानेसर से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक था। पूरब में गंजम यानी कि उड़ीसा के क्षेत्र से लेकर के पश्चिम में बल्लभी यानी कि गुजरात तक के क्षेत्र तक विस्तृत था। इसे उत्तर भारत का अंतिम क्या कहता है, हिंदू सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने अर्जावर्त के भाग पर शासन किया था। इसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है क्योंकि अब जो है अब अरब का आक्रमण शुरू हो जाता है और भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने लगती है और मध्यकाल का आगमन शुरू हो जाता है। हर्षवर्धन का शासन प्रबंध, नागानंद जो एक साहित्य है इसमें उल्लेख आया है कि हर्ष का आदर्श प्रजा को सुखी रखना और उसे प्रसन्न देखना था। वेनसांग ने भी इसी तरह का विवरण दिया है। ये हर्ष की छवि कैसी थी, एक प्रजापालक राजा की तरह उभरती है। तो नागानंद और वेनसांग ने अपने विवरण में दिया है कि हर्ष एक कल्याणकारी टाइप का राजा था, कल्याणकारी। ये अपने आदर्श में हमेशा कल्याण की भावना रखता था और इसी आधार पर जो राज्य राम राज्य कहते हैं उस तरह की कल्पना को अपना सपना बना करके शासन करता था। राजा प्रशासनिक व्यवस्था की धुरी होती थी, वह अंतिम न्यायाधीश होता था और मुख्य सेनापति भी होता था। ये तो प्राचीन काल के सभी जितने भी राजा होते थे सभी की विशेषता थी। अब यहां से मुख्य बातें शुरू होती है। हर्ष की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो गुप्त व्यवस्था पर आधारित है। हर्ष जो थे ये वर्धन वंश, ये गुप्तों के उत्तराधिकारी ही थे, गुप्त वंश के उत्तराधिकारी ही थे। तो इसने अपनी नई व्यवस्था लागू करने के बजाय गुप्तों की सारी व्यवस्था को ज्यों के त्यों अपना लिया था। तो जब उसने गुप्तों की सारी व्यवस्था को अपना लिया था तो उस समय की जो राजनीतिक टर्मिनोलॉजी होगी, उस समय के मंत्री परिषद के लिए उसके जो मंत्री होंगे, उसके जो राज्याध्यक्ष होंगे, उसके लिए जो नाम
उपयोग किया जाता होगा वो हर्षवर्धन के काल में भी वही नाम का यूज किया जाता होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि राज्यों को प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम में विभाजित किया था। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इससे ऊपर विषय था, विषय यानी कि जिला, और इससे ऊपर जो था भुक्ति यानी कि राज्य, जिसे प्रांत कहा जाता है, और इससे ऊपर जो है ये राष्ट्र था, यानी कि यही साम्राज्य था। ग्राम के जो प्रधान होते थे ये ग्रामी कहलाते थे। विषय के प्रति जो थे ये विषय के प्रधान विषयपति कहलाते थे। भुक्ति के बारे में देखा होगा आपने, ये उपरिक, इसका जो प्रमुख होता था उपरिक, और ये जो राष्ट्र है इसका प्रमुख तो स्वयं सम्राट होता था, जो बड़े बड़े भयंकर टाइप के उपाधि धारण करता था। ये चीज आपने देखा था, महाराजा धीराज टाइप की उपाधि धारण करता था। ठीक है, इनके जितने भी प्रांतीय अधिकारी थे ये वैसे ही थे जैसे गुप्तों के काल में आपने देखा था, जैसे कि महासामंत, महाराज, दौसाधानिक, प्रभावर, कुमारामात्य और उपरिक, ये सभी प्रांतों के अधिकारी थे और इनके सभी अलग अलग कर्तव्य। एक लंबी सूची आपने गुप्त काल में पढ़ा होगा। हमने बताया था पिछले सेशन में कि गुप्त काल की जो टर्मिनोलॉजी है उसके मंत्री के, वो हमने दिखाया था, और मंत्री के उसके जो कार्य हैं वो भी हमने दिखाया था कि वो किस विभाग से संबंधित था। इस काल में जो पुलिस विभाग के कर्मचारी थे ये दंडपाशिक तो पहले की तरह था। एक नया नाम यहाँ पर आ जाता है जो चौरोधर्जिक कहा जाता है उसे। ये इस काल में एक नया नाम आ जाता है जो पुलिस विभाग के कर्मचारी को कहा जाता है। तो आप इसे चोर के नाम से जो ये है इसे याद रख सकते हैं कि यदि चोर होगा तो फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती, ये एक नया नाम आता है जो युद्ध और शांति का अधिकारी था। युद्ध और शांति का अधिकारी था। हर्ष के काल के अधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। ये तो सामंती प्रथा जैसी हो गई थी और ये तो गुप्त काल में भी प्रचलित था। गुप्त काल में भी ऐसे ही जागीर जो है दी जाती थी, वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, और उसी भूमि दान के कारण गुप्त काल का पतन हुआ था। ये हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। हर्ष ने अपनी साम्राज्य की सुरक्षा के लिए एक संगठित सेना का निर्माण भी किया था। उनकी सेना में पैदल सेना भी थे, अश्वारोही सेना भी थे, रक्षारोही सेना भी थे और हरियंत आरोही सेना भी थे। हर्षवर्धन के काल में उसकी जो समाज थे उसका हम लोग विवरण देखते हैं कि क्या था। इस काल के जो प्रमुख साहित्य हैं, बाणभट्ट की रचना और हुएनसांग, इन दोनों ने ही अपनी रचनाओं में लिखा है। इस काल के सामाजिक जीवन का जो है विवरण दिया है, सामाजिक जीवन का चित्रण करता है। ये बताता है कि ब्राह्मण जो है इस समाज का विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, ये पहले की तरह था, पहले भी इसे विशेषाधिकार प्राप्त थे। 4 वर्णों में सबसे ऊपर ये स्थित रहता था। इन्हें राजाओं द्वारा अधिक मात्रा में भूमि दान दिया गया था। हम लोगों ने देखा था कि जब इन्हें भूमि दान दिया गया था तो राज्य के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते थे वहां पर इन्हें भूमि दान दिया जाता था। ये भूमि अक्सर जंगलों वाले क्षेत्रों में दिया जाता था। यहाँ पर ये लोग क्या करते थे, कृषि का विस्तार करते थे। हम लोग देखा था कि कृषि भूमि का विस्तार हुआ था गुप्त काल में। फिर हम लोगों ने देखा कि जो जैसे ही अब जंगल की कटाई शुरू करेंगे तो वहां पे रहने वाली जनजाति जो है उसका मुख्य भूमि के आदमी से मेला जोड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर उन लोगों को जो है जनजातियों को शूद्र वर्ग में प्रवेश दे दिया गया था। तो ये चीजें गुप्त काल से ही चली आ रही थी। हुएनसांग ने उल्लेख किया है कि शूद्र कृषि करते थे। ये चीजें आप कह सकते हैं कि एक अच्छी चीजें इस काल में हुई थी। अभी तक शूद्र जो थे समाज का निम्न वर्ग था और उनका जो काम बताया गया था वो बताया था कि ऊपर के 3 वर्ग की सेवा करना है। ऊपर के 3 वर्ग की सेवा करना इसका धर्म बताया गया था। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा बताया गया है कि शूद्र अब कृषि कार्य करते थे। शूद्रों को कृषक कहा गया है यहाँ पर, ऐसा उल्लेख हुएनसांग ने किया है। महिलाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। ये चीज आप गुप्त काल से ही देख चुके थे। गुप्त काल में देखा आपने कि महिलाओं की स्थिति कई प्रकार से दयनीय हो गई थी। उन्हें धर्मशास्त्र पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी।
जो उस समय के मनु स्मृति के रचयिता थे, मनु, उन्होंने महिलाओं पर बहुत सारी अपात्रताएं लाद दी थी। बाल विवाह को उसने योग्य और सही ठहराया था, उचित ठहराया था। तो उस समय समाज में गुप्त काल से ही बाल विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई थी। सती प्रथा के भी प्रमाण आपने देखा था, एरन अभिलेख से प्राप्त हो जाता है। समाज में बहु विवाह प्रथा भी बहुत प्रचलित थी, दहेज प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। तो समाज में जितने भी बुराइयां थी वो इसी समय से प्रचलित हो गई थी, गुप्त काल से ही। और यहाँ भी ये अनवरत चलती रही थी। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं गई थी, दहेज प्रथा तो था ही, और सती प्रथा पहले भी था और अभी भी हो गई थी। बेगार प्रथा उस समय हमने भी देखा था कि जब गुप्त साम्राज्य था तो गुप्त साम्राज्य के भीतर बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जो महाराज कहलाते थे। वो महाराज अपने अपने आलीशान भवनों का अपने अपने लिए आलीशान भवनों का निर्माण करवाते थे, और उस भवनों के किनारे हमने देखा था कि दुर्ग का निर्माण करते थे, किले का निर्माण करवाते थे। अब इतने बड़े भवन, आलीशान भवन का निर्माण करवाने और किले का निर्माण करवाने के लिए आपको अधिक संख्या में लेबर की जरूरत पड़ेगी। फिर लेबर को वेतन देने के लिए उतनी टैक्स व्यवस्था भी होनी चाहिए, कर भी होनी चाहिए। लेकिन हमने देखा था कि ये चीजें गुप्त काल में नहीं थी। उस काल में तो कृषि भी चरमरा गई थी, और विदेश व्यापार जो उस समय का जो सिल्क रूट था मौर्योत्तर काल का, इस पर भी नियंत्रण छूट चुका था। उस काल के जो रोमन साम्राज्य से, जो बेजेंटियन साम्राज्य से जो इनके रिश्ते थे, व्यापारिक रिश्ते, वो भी अब समाप्त होने लगे थे। तो कहीं ना कहीं कृषि के साथ साथ वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय सब कुछ चरमरा गई थी। तो इसके पास अब एक ही उपाय बचता है कि वो जनता से बेगार करवाए, जबरदस्ती श्रम करवाए और अपने आलीशान भवनों का निर्माण करवाए, अपने लिए किलों का निर्माण करवाए और खुद को अपने आप को सुरक्षित करे। तो बेगार प्रथा जो है बहुत ही जोरों शोरों से उपयोग किया जाने लगा था उस समय, बहुत ही ज्यादा। अब इसके काल में अर्थव्यवस्था देखते हैं। अर्थव्यवस्था आप गुप्त काल से ही देख रहे हैं कि अब ये लटक चुकी थी, बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। फिर भी हम देखते हैं कि हर्षवर्धन के काल में क्या स्थिति है। तो यहाँ पर भी व्यापार और वाणिज्य में गिरावट देखने को मिलता है। जितने भी व्यापारिक केंद्र थे उस समय के, वह पतन की ओर अवस्था में आ गया है। ये जो इस समय के हर्षवर्धन के काल में जो चीनी यात्री सब आए थे, चाइनीज, वेनसांग वगैरह, अब ये लोग कहते हैं कि पटना की स्थिति अब वैसे नहीं रही जैसे ये पहले के काल में था। अब वो सब क्या कर चुके थे, अपने जीर्णशीर्ण अवस्था में था, वो सब गांव में तब्दील हो गया था। उनकी ख्याति अब समाप्त होती जा रही थी। यहाँ पर सिक्कों की जो संख्या है वो कम हो गई थी। तो यदि किसी भी अर्थव्यवस्था में सिक्कों की संख्या कम हो रही है तो इसका सबसे सीधा प्रमाण ये है कि अर्थव्यवस्था जो है उसकी वो कमती जा रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विनिमय के लिए तो सिक्कों का होना जरूरी है। तो ये चीजें गुप्त काल से ही कम होने लगी थी। गुप्त काल में भी आपने देखा था, गुप्त काल के जो सोने के सिक्के हैं उसमें सोने की मात्रा कम होने लगी थी। ये चीजें, इसका कारण था कि गुप्त शासकों का रोमन साम्राज्य के साथ जो है व्यापार बंद हो गया था बहुत ज्यादा, और सिल्क रूट जहां से सोने का जो से सबसे बड़ा कारण था, वहीं से सोना आता था, तो ये चीजें बंद हो गई थी। तो सोने की कमी के कारण क्या हुआ, इसके सिक्के में सोने की मात्रा कम हो गई थी। ये चीजें यहाँ पर हर्षवर्धन के काल में भी देखने को मिलता है। साथ ही व्यापारिक जो संघ था, अब ये भी अब बहुत ही धीमी गति से गतिविधि करने को नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि मौर्य काल में कारीगरों की एक लंबी सूची दी गई थी। बहुत सारे कारीगर और जो कला विशेषज्ञ हैं उनकी एक सूची दी गई थी। हम जब गुप्त काल में देखते हैं तो कारीगरी प्रथा बहुत कम हो जाती है। कारीगरी तो वहां होती है जहां पर बहुत सारे नगर हो, और कृषि से जो अधिशेष उत्पादन होता है वही अधिशेष उत्पादन शहरों में भेजा जाता है, और उसी अनाज के आधार पर शहर के व्यापारी वर्ग उदित होते हैं। शहर में अलग अलग व्यवसाय करने के जो व्यवसायी वर्ग उदय होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर शहरी केंद्र ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो गांव में तब्दील हो जाएगा। फिर यहाँ पर अनाज के व्यापारी भी नहीं होंगे। जब अनाज के व्यापारी नहीं होंगे तो फिर कृषि का जो प्रेरणा स्रोत है, किसान जो है वो अधिक अनाज उगाने को प्रेरित नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर व्यापारिक संघ के साथ साथ कारीगरी, शिल्प, कृषि सब कुछ में कमी देखने को मिलता है। व्यापार में जो गिरावट हुई, इसके बदले में जो हस्तशिल्प उद्योग था वो भी प्रभावित हुआ। इसके कारण कृषि भी प्रभावित हुआ, क्योंकि व्यापार तो इस समय का जो सबसे बड़ा व्यापार का जो कारण था वो कृषि अनाज भी था। यहाँ पर अधिशेष उत्पादन होता था तो उसे शहरों में जाकर बेचा जाता था। फिर शहर में जो शिल्पी वर्ग होते थे वे उसे खा पी कर फिर वहीं पर अपने अपने
काम धंधे करते थे। तो ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। व्यापार में गिरावट होने के कारण ये सभी चीजें चरमरा गई थी। कम मांग के कारण किसानों ने सीमित तरीके से ही उत्पादन करना शुरू हो गया था। इस तरह से क्या हुआ, एक आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उदय हो गया। आत्मनिर्भर मतलब ये इतना ही उगाते थे जितना खुद को खपत कर ले, ठीक है। इसके लिए प्रेरणा का स्रोत नहीं रहा। पहले क्या था, मौर्य काल में अधिशेष उत्पादन होता था। आपने महाजनपद काल देखा था। महाजनपद काल में केवल लोहे के आविष्कार के कारण और गंगा घाटी में इसकी पहुंच के कारण इसने इतना अधिशेष उत्पादन किया था कृषि वाले ने, किसानों ने, कि बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण हो गया था। अब यही चीजें यहाँ पर उलट हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कृषि के साथ साथ सभी उद्योग धंधे नष्ट होते जा रहे हैं। इस काल में राजस्व 3 प्रकार के करों से प्राप्त होता था। जब हम मौर्य काल की बात करते हैं तो मौर्य काल के जो अर्थशास्त्र थे उसमें 18 प्रकार के करों की एक लंबी सूची दी गई है। 18 प्रकार के करों की एक लंबी सूची दी गई है और यहाँ पर आप 3 प्रकार के कर देखते हो। तो ऑब्वियस है कि सरकार की जो केंद्र सरकार है वो कमजोर होंगे और उन्हें जो है वेतन वगैरह देने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग, इस काल के जो शासक हैं, उन्होंने जागीर प्रथा शुरू कर दी थी। इनके पास टैक्स के रूप में बहुत ज्यादा कलेक्शन होता नहीं था, तो फिर अपने नौकरशाहियों को वेतन क्या देंगे, तो इसीलिए ये क्या करते थे, भूमि अनुदान दे देते थे, ठीक है। तो इस काल में जो 3 प्रकार के राजस्व थे उसमें एक था भाग, दूसरा था बलि और एक था हिरण्य। ये तीनों टैक्स के एक प्रकार थे। इसमें जो एक भाग था ये राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था। ये एक भूमि कर था और उस समय जो इसका दर था ये उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, भूमि कर। एक तो यहाँ पर 3 ही प्रकार के राजस्व देखने को मिलता है। इस 3 में से भी एक जो सबसे मेन है वो भाग ही है और इसका दर हुआ करता था 1/6। इसमें से कुछ नौका कर और सीमा शुल्क भी है थोड़ी बहुत मात्रा में। तो नौका कर तो तब लगेगा जब विदेश व्यापार होगा और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विदेश व्यापार बहुत ही निम्न स्थिति में पहुंच चुकी थी। सीमा शुल्क तो तब लगती है जब व्यापार हो, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वस्तुओं का आवागमन हो। जब व्यापार ही नहीं हो तो फिर सीमा शुल्क कहाँ से लगाया जाए। तो ये सब एक नगण्य टाइप का कर था। यहाँ से बहुत कम मात्रा में इसको पैसा प्राप्त होता था, धन प्राप्त होता था। ये मौर्य काल तो था नहीं जहां पर अधिकतम मात्रा में व्यापार होता था और अधिकतम मात्रा में चुंगी या फिर आयात कर प्राप्त हो। ये चीजें यहाँ पर बहुत ही कमजोर हो गई थी अर्थव्यवस्था। यदि हम इस वंश के पतन की बात करें तो हर्षवर्धन 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद जो है पुष्यभूति वंश के भीतर एक तो आंतरिक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, ऊपर से इसे बाह्य आक्रमण का भी सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे साम्राज्य विखंडित हो जाता है और क्षेत्रीय शक्तियां जो है फिर से उदय होने लगती है। जो उत्तर भारत पर इसने बड़े जो साम्राज्य का निर्माण किया था, फिर से इसके जो सामंत हैं खुद को स्वतंत्र करना शुरू कर देता है। अब ये जो स्वतंत्र करना शुरू कर देता है तब हम देखते हैं कि फिर से पश्चिमोत्तर सीमा से अरब आक्रमण होता है और अरब आक्रमण जो है, अरब आक्रमणकारी अपनी सत्ता स्थापित करता है। फिर जो है गजनबी सबका आक्रमण होता है, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और हम धीरे धीरे जो है मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं। तो भारत में हमने ऐसे ही देखा कि एक बार सत्ता स्थापित होकर पूरे भारत पर एकीकरण जो है, साम्राज्य का एकीकरण हो जाता है। फिर अगली बार क्या हो जाता है, संक्रमण काल में अलग अलग छोटे छोटे जो है राज्य का निर्माण हो जाता है। फिर से गुप्त काल में क्या हो जाता है, पूरे राज्य का, पूरे देश का एकीकरण हो जाता है। फिर गुप्तेश्वर काल में देखा था हमने छोटे छोटे फिर से वो राज्य निर्माण होने लगे थे। अब ये प्राचीन काल के बाद अब सीधे मध्यकाल में हम जब सल्तनत मुगल काल में जाएंगे तब हम देखेंगे मुगल काल में पहली बार या सल्तनत काल में ही कि फिर से मौर्य जैसी और गुप्त जैसी जो है राजनीतिक एकता फिर से स्थापित हो पाती है। अभी फिलहाल जो है बीच के संक्रमण काल में ये छोटे छोटे राजवंश ही स्थापित रहेंगे। इसी राजवंश में बीच के जो काल है यहाँ पर मराठा, चालुक्य, पल्लव ये सब उदित होंगे। चोल, बहमनी साम्राज्य वगैरह सब, विजयनगर साम्राज्य सब उदित होंगे और अपने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर शासन करते रहेंगे। अब आगे की जो वंश है वो लोग हम लोग मध्यकाल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा वंश आता है मौखरी वंश का, इसका नाम आते रहता है, तो हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक ही लाइन में समाप्त हो सकती है, बस थोड़ा सा याद रखना है।
इसकी जो जानकारी के जो स्रोत हैं वो है असीरगढ़ का मोहर शिलालेख। असीगढ़ का मोहर शिलालेख, इस वंश की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो मौखरी थे ये प्रारंभ में गुप्त वंश के शासक थे, गुप्त वंश के ही सामंत सब थे। बाद में हर्षवर्धन के काल में भी सामंत का ही काम किया था, उसी के सामंत जो छोटे छोटे राजा सब थे। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि इसके काल में सामंती प्रथा एक विशेषता थी, तो यही सामंत थे। और जब जहां देखा केंद्रीय शक्ति कमजोर हुई तो अपने स्वतंत्र स्थापना, स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर लिया। मौखरी वंश का जो शासन काल था ये 510 ईस्वी से 606 ईस्वी के बीच था। इसकी राजधानी कन्नौज थी और अब कन्नौज को कान्यकुब्ज कहा जाने लगा था। इसका प्राचीन नाम कन्नौज था, बाद में इस काल में मौखरी वंश के काल में इसे कान्यकुब्ज कहा जाने लगा था। राजनीतिक केंद्र इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ से उसके आसपास के इलाके पर शासन करना शुरू किया था। थोड़े दिन के लिए इसने पाटलिपुत्र की जगह ले ली थी, क्योंकि पाटलिपुत्र हम देख चुके हैं कि जब हर्षवर्धन के काल में जो विदेशी यात्री आया था वो बता चुका था कि पाटलिपुत्र की स्थिति अब वैसी नहीं रही जैसे वो मगध साम्राज्य के काल में था। अब वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, अब वो गांव की जैसे हालात में तब्दील हो गया है। तो अब पाटलिपुत्र की इसने जगह ले ली थी, राजधानी अब वो पाटलिपुत्र नहीं रहा, अब वो नगर का दर्जा भी उसे नहीं दिया जा सकता है। अब वो यहाँ से व्यापारिक केंद्र के रूप में और शिक्षा का जो केंद्र था ये अब ये यहाँ से विनष्ट होने लगा था। इस काल के जो राजा थे ये वही गुप्त और हर्षवर्धन की तरह बड़े बड़े पदवी धारण करते थे, महाराजा की उपाधि धारण करते थे, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते थे। इस काल का जो प्रमुख शासन था वो था ईशान वर्मन। इसने पहली बार ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। इस वर्ण के जो और महत्वपूर्ण बातें देखें तो कुल मिला के जो यहाँ पर 7-8 नाम आता है जो इस वंश के इंपोर्टेंट है। इस वंश का संस्थापक है तो ये हरिवर्मन था, जिन्होंने 510 ईस्वी में इस वंश का स्थापना किया था। दूसरा आदित्य वर्मन, ईश्वर वर्मन, ईशान वर्मन, शर वर्मन, अवंती वर्मन। और ये जो मौखरी वंश है इस वंश का अंतिम शासक ग्रह वर्मन है। ग्रह वर्मन 600 ईस्वी से 606 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसी को जो बंगाल के शासक जो थे शशांक और मालवा के जो शासक थे इन दोनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। ये राजश्री के पति थे और हर्षवर्धन के जो पिता थे उनके बहनोई थे। ठीक है, तो इसने जब हत्या कर दी थी तो फिर इस वंश का भी अंत हो गया था। इस वंश का जुड़ाव चूंकि हर्षवर्धन के वंश से था इसलिए यहाँ पर पढ़ना जरूरी था। इस वंश की एक और खासियत थी कि इसने जो उस समय के ससानी साम्राज्य थे, ईरान के जो शासक थे उसे ससानी साम्राज्य कहा जाता था, इसके साथ जुड़ाव था। इन्होंने इसके साथ जो संबंध है आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इस वंश को एक और चीज के लिए याद किया जाता है, वो ये है कि कहा जाता है कि इतिहास में शतरंज के खेल और ये बैकगोमोन जैसे खेल हैं, एक प्रकार का बौद्धिक इंटेलिजेंस आधारित खेल है। जैसे शतरंज एक बुद्धिमानों का खेल कहा जाता है वैसे ही ये खेल भी है। इस खेल की उत्पत्ति कहा जाता है कि इसी के काल में हुई थी। ये पूर्णतः भारतीय खेल है और इसकी खेल ये तो शतरंज के खेल तो सब जानते हैं और अभी भी काफी प्रचलित है, लेकिन इसके बारे में ज्ञात नहीं है कि ये किस खेल को कहा जाता था। इन दोनों खेलों की उत्पत्ति इसी काल में हुई थी। दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, साथ ही समाप्त होता है ये जो क्विक रिवीजन सीरीज है इसका भी समाप्त होता है। यूपी पीसीएस की जो क्विक रिवीजन सीरीज है उस चीज का 25वां दिन का जो क्लास है वो भी संपन्न होता है और प्राचीन इतिहास का जो हमारा सेक्शन है वो भी समाप्त होता है। अब हम अगले सत्र में हम उपस्थित होंगे मध्यकालीन भारत को लेकर के। मध्यकालीन भारत के बाद राकेश सर आपके लिए फिर से विश्व इतिहास लेकर के आएंगे, आप उसके साथ जुड़िएगा। दोस्तों तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।